चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का क्यूएनए कर रहे हैं। पहला क्यूएनए है। क्यूएनए में क्या होगा, सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दिए तो पहले कूलम्ब्स लॉ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक नीट में वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसको ध्यान से और पढ़िए। इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं। क्या कह रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्ज। क्या है भाई, एक चार्ज हमने ले लिया, एक चार्ज ले लिया हम लोग ने प्लस क्यू, और एक चार्ज क्या ले लिया हमने, माइनस क्यू। ठीक है, और ये हो गया आपका एक पॉइंट ए, हो गया एक पॉइंट बी, और मैंने इनके बीच का जो सेपरेशन लिया है वो कितना लिया है, मैंने इनके बीच का सेपरेशन मान लिया कितना, x। ठीक, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, इसका मतलब है कि ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, और बोला गया है इनके बीच जो फोर्स इस समय लग रहा है वो कैसा फोर्स होगा, इट इज क्वाइट क्लियर कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बिकॉज अनलाइक चार्जेस हैं। ठीक, तो प्लस क्यू माइनस क्यू को खींचेगा और माइनस क्यू प्लस क्यू को खींचेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है इफ 25% चार्ज ऑफ ए, मतलब Q का 25% मतलब 1/4 है ना, 25% का मतलब क्या हो गया, आपका 1/4 हिस्सा। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। अगर हमने ट्रांसफर कर दिया किसको, B को, तो ये हो गया तुम्हारा फिगर 1। अब मैं दूसरा फिगर बनाऊंगा, फिर से मैंने एक नया सिस्टम बनाया जहां पर मैंने इनके बीच की दूरी को डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक, तो ये हो गया आपका A और B, लेकिन अब इनके चार्ज चेंज हो गए, तो मैंने कहा कि B को कितना चार्ज दे रहे हैं, तो न्यू चार्ज एट A विल बी इक्वल टू व्हाट, Q था उसमें से कितना घट गया, Q/4 है ना। मैंने कहा 25% घटा दो। ठीक, क्योंकि 25% घटाया क्यों, क्योंकि इसने 25% B को दे दिया, तो अगर मैंने 25% अपना हिस्सा दे दिया B को, तो मेरे पास बचेगा कितना, बताओ, हाँ 75%। तो 75% देखो एलसीएम कैसे करेंगे, तो हमने टोटल में से 25% घटा दिया, तो एलसीएम करेंगे वी विल गेट 3Q/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर नया चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस 3Q/4। इनके बीच की जो दूरी है वो अभी भी कितनी है, x। ठीक, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि इनके बीच का सेपरेशन बदला जाएगा। ठीक, और दूसरी बात, ऑप्शंस को जब देखोगे तो इसमें देखोगे कि तो पुराने f के रिस्पेक्ट में ही आंसर्स हैं, इसका मतलब है इनके बीच का जो दूरी, इनके बीच जो बल होगा वो पुराने वाले बल से रिलेट किया जा सकता है। ठीक, और रिलेट कब होगा, जब x सेम रहेगा। अब नया चार्ज B पर कितना होगा, न्यू चार्ज एट B। ठीक, क्या हो जाएगा, B के पास पहले कितना था, माइनस क्यू, उसको कितना एक्स्ट्रा मिल गया, उसको मिल गया प्लस Q/4, Q/4 ऐड हो गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3Q/4। एलसीएम लेना आता है सबको, है ना, यहाँ पर 1 है जिसका एलसीएम 4 जाएगा, माइनस 4Q प्लस Q करेंगे, माइनस 3Q बचेगा। वेरी गुड, तो अब देखो नया चार्ज कितना होगा, एक पर हो गया प्लस 3Q/4, एक पे क्या हो गया, माइनस 3Q/4। ठीक है, समझ में आ रहा है, आसान है ना। ठीक, चलो आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब जरा मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूं फ्रॉम फिगर 1। ये क्या है आपका, फिगर 2, ये है तुम्हारा फिगर 2। ठीक है, चलिए देखिए, तो F की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2/r²। तो क्योंकि Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैं मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूं। ठीक है, क्या जाएगा, K Q²/x²। ठीक, मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूं, इसलिए मैंने माइनस को नहीं पुट किया, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब जरा इसमें लिखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, F डैश मतलब जो नया फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन K Q1 Q2। अब Q1 Q2 क्या है, 3Q/4 यहाँ पर भी और 3Q/4 यहाँ पर भी। 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9, और 4 × 4 जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9/16 × Q²/x²। अगर मैं 9/16, आयुषी ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, KQ² x²
ध्यान से देखें, अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मिलाएं तो यार k² क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। इसका मतलब f डैश, जो f नया है वो कितना है, 9/16 टाइम्स ऑफ व्हाट, f। और कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही। क्या ये क्वेश्चन कठिन था? क्वेश्चन हम लोग ने डायग्राम से क्रैक किया, अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन कठिन लगेगा, और अगर कर लेंगे डायग्राम तो फिर आपको कभी कठिन नहीं लगेगा। समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़ जाएं, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, क्या बोला, चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 1.6 into 10⁻⁻19 होता है। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब एंड एन इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन है, डिफर स्लाइटली, तो कह रहे हैं लेकिन सर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो प्रोटॉन का चार्ज है वो बराबर नहीं है, उसमें कुछ अंतर है। जैसे कि कहा गया कि इलेक्ट्रॉन तो -e है, लेकिन प्रोटॉन E प्लस कुछ एक्स्ट्रा है डेल्टा E, ठीक। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, क्या कह रहे हैं कि अगर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल दो हाइड्रोजन एटम जो कि d दूरी पर रखे हुए हैं, प्लेस एट अ डिस्टेंस d मच ग्रेटर देन एन एटॉमिक साइज, मतलब कह रहे हैं कि जो d है, जो दूरी है वो एटॉमिक साइज से ज्यादा है, ठीक। अपार्ट इज 0, ठीक है, क्या कह रहे हैं 0, तब बताइए डेल्टा E की वैल्यू, मतलब वैल्यू नहीं पूछी गई है, बहुत अच्छी बात ये है। क्या कहा गया, डेल्टा E का ऑर्डर बताइए। पता है ऑर्डर कैसे देखा जाता है, इसमें जो लिखा है मास ऑफ हाइड्रोजन, mh जो लिखा है मास ऑफ हाइड्रोजन, इसमें ये 1.67 into 10⁻⁻27 दोनों को मिलाकर कहेंगे ये इसकी वैल्यू है। लेकिन अगर बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन बताओ, क्या बोला मैंने, ऑर्डर बताओ किसका, मास ऑफ हाइड्रोजन का, तो ऑर्डर पता है क्या, ये जो 10 टू द पावर में लिखा हुआ है, समझ में आया, तो 10 टू द पावर -27 इज द ऑर्डर। तभी जितने ऑप्शंस हैं वो क्या है, देखो समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बड़े प्यार से करेंगे और हो भी जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू तो निकालनी नहीं है, तो ये क्वेश्चन आसान माना जाएगा, कठिन नहीं है ये क्वेश्चन। अगर कोई कहा कि कठिन है तो गलत बात है, ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। ओके, ट्राई करें, कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना आना चाहिए, टोटल चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे नेट चार्ज ऑन वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम पर नेट चार्ज कितना है। क्या बोला मैंने, एक हाइड्रोजन एटम पर नेट चार्ज कितना है, सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है, ठीक है। समझ में आया। तो नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, देखो किसी भी, अगर आपने पढ़ा होगा, एक एटॉमिक शेल पढ़ी होगी ना, केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, वो न्यूक्लियस पे होता है, और उसके बाहरी शेल पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, यही तो होता है। यानी कि किसी भी एक एटम के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है। इसका मतलब है, ध्यान से, इसका मतलब है गुरु कि अगर मैं किसी एक हाइड्रोजन एटम पे कहूंगा टोटल चार्ज बताओ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, ये डेल्टा E आ गया। आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन देखो वही क्रैक कर पाएगा जो बेसिक्स पे रहेगा, बहुत ज्यादा टिपिकल सोचोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन ने बड़े प्यार से बोला कि क्या बताना है, फिर से पढ़ता हूं और आपको दिखाता हूं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि बताइए कि दो हाइड्रोजन एटम, देखो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इधर कर देते हैं, ये दिख नहीं रहा आप लोगों को अच्छे से। क्या कह रहे हैं, इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, क्या है, टू हाइड्रोजन एटम, ठीक। ये बताओ जरा, ये बताओ कि बिना दो अलग अलग चार्ज के कूलम्ब फोर्स लगेगा, क्या एक हाइड्रोजन पे हो सकता है, नहीं, दो चाहिए ना, Q1 Q2 पढ़े हो ना, Q1 Q2। अच्छा, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या अकेले किसी बॉडी पे हो सकता है, नहीं ना।
अगर तुम कहोगे अकेले सर आपके ऊपर लग रहा है, गलत कह रहे हो आप। पता है क्यों गलत कह रहे हो? क्योंकि धरती माता दूसरा ऑब्जेक्ट है और मैं पहला ऑब्जेक्ट हूं, तो धरती माता और हम मिलकर के एक पेयर बन जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी अकेला नहीं हो सकता है, अकेले किसी बॉडी पर नहीं लगेगा। इसी प्रकार से कोई भी चार्ज है तो वो अकेला चार्ज के ऊपर कूलम्ब फोर्स नहीं लगेगा, उसको एक और चार्ज चाहिए, तभी उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और फोर्स लगेगा। इसका मतलब है दो हाइड्रोजन एटम क्यों बोले गए हैं क्वेश्चन में, ताकि आप ये बना सके। और बोला गया है उसी में आगे प्लेस एट अ डिस्टेंस d, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? d। फिर मैंने टोटल चार्ज क्यों बताया? अरे यार अब तुम h भूल जाओ, h की जगह तुम क्या देखना शुरू करो, अब कहो कि h के ऊपर टोटल चार्ज कितना है। h के ऊपर टोटल चार्ज है सर जी डेल्टा E, और ये हो गया डेल्टा E। दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, रिपल्सिव फोर्स होगा, कूलम्ब फोर्स लॉ लग जाएगा, यस लग जाएगा इनका। अब ये तो कूलम्ब लॉ के लिए था, तो आप कहेंगे एक रिपल्सिव फोर्स इधर एक रिपल्सिव फोर्स इधर, दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बराबर। क्या भाई ठीक है? अब इनका मास भी होगा हाइड्रोजन का, तो अब देखो ये हो गया मास ऑफ हाइड्रोजन 1 और मास ऑफ हाइड्रोजन 2, ठीक। इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी d है। अब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ध्यान से अगर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैंसिल आउट कर दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसकी वजह से ये दोनों अपनी जगह पर टिके हुए हैं। और इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो Fg लिखना कितना आसान है, कैपिटल G यूनिवर्सल है ना, क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट m1 इनटू m2 अपॉन इनके बीच की दूरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखो, क्या हो जाएगा? K क्या हो जाएगा बताओ? डेल्टा E इनटू Q1 Q2 है ना, दोनों बराबर है अपॉन। ये क्वेश्चन 1 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आसान है या कठिन है? आसान है ना, है कि नहीं है? सोच के बताओ है या नहीं है, अगर नहीं है तो बताइए। अब ये समझ में आ गया कि आसान तो तभी होगा सर जब थोड़ी सी केमिस्ट्री आएगी है ना, और थोड़ी सी इंग्लिश आएगी, दोनों मिला लेंगे तो आसान है, नहीं तो नहीं है। जिसको इतना समझ में आ गया दो हाइड्रोजन एटम कैसे निकालेंगे, दोनों हाइड्रोजन एटम पे अपना अपना चार्ज होगा और अपने अपने मास होंगे। तो जब मास वाला पेयर बनाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया, और जब हमने चार्ज का पेयर बनाया तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दिया। क्वेश्चन में लिखित में है, कहेंगे गलत है सर, लिखित में दिया है बड़े भाई नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ने पहले ही बता दिया, चीटिंग करा दी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल करते रहे। आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस एट डिस्टेंस d अपार्ट इज, क्या लिखा भैया? 0। इसका मतलब है चीटिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? क्वेश्चन ने बता दिया कि Fe माइनस Fg इज इक्वल टू 0 या फिर Fe इज इक्वल टू G, ठीक। ये क्या हो जाएगा? K इंटू डेल्टा ई स्क्वायर, क्या लिखूंगा यहाँ ब्रैकेट में? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कहाँ है इक्वेशन 1? ये रहा, और ये रहा इक्वेशन नंबर 2। K डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बराबर कैपिटल G क्या हो जाएगा? mh स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? d स्क्वायर। जो चीजें कॉमन हो उसको काट दो, जो चीजें कॉमन ना हो तो उसको रीअरेंज कर लो। तो डेल्टा ई का स्क्वायर बराबर g mh स्क्वायर अपॉन क्या आ गया? ये कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है? जिसको नहीं आता, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 10 पावर माइनस 11, ठीक। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 into 10 to the power 9, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज कितना दिया हुआ है? 1.67। मास ऑफ हाइड्रोजन 1.67 10 पावर माइनस 27। सारी वैल्यू उठा करके अगर पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो अभी भी करके दिखाते हैं। तो डेल्टा ई जैसे करेंगे, इस यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहां लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट कैपिटल G अपॉन K, और बाहर क्या कर लिया हमने? मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि वो स्क्वायर में था, रूट के बाहर आ गया। वैल्यू पुट कर दें, सबकी वैल्यू पुट करो भाई। 6.67 into 10 to the power minus 11 डिवाइडेड बाई कितना है? 9 into 10 to the power
9, ठीक है भैया, इनटू बाहर mh कितना था 1.67 इंटू 10⁻27। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या सॉल्व करना है बच्चे, हमें सॉल्व करना है ऑर्डर। हमें क्या सॉल्व करना है, ऑर्डर। तो हम किसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ऐसा क्या करें कि ये बाहर आ जाए, सोचो फटाफट सोचो। माइनस ये कितना है, इधर देखो, अगर नहीं आ रहा इधर सीख लो, मैं सिखा देता हूँ। देखो यहां से ऐसे किया जाता है, अगर यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है 10⁻27, अंदर ब्रैकेट के अंदर है, तो एक 9th का फॉर्मूला पड़ा है, x की पावर m हो, उसकी होल पावर क्या कर दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ध्यान से, ठीक, रूट के अंदर ही मैं क्या करूंगा, रूट के अंदर ही कुछ ऐसा करूंगा जिससे देखना बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है। अभी देखना 1 सेकंड में आंसर आएगा। चलो देखो, कैलकुलेशन जो सीख जाएगा उसको पूरा आंसर दिखने लगेगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कभी भी, मैंने क्या बोला, कभी भी वैल्यू के पीछे मत भागो, तुम्हें सिर्फ ऑर्डर चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नीट में देने वाला भी जानता है कि तुम्हारे पास 30 सेकंड है, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो स्लो पढ़ा रहा हूं। -11 था और नीचे से 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9, और बाहर कितना है 1.67 10⁻27। देखना ध्यान से, अब एक फॉर्मूला होता है x की पावर m इंटू x की पावर n, तो पावर ऐड होती है, क्या होती है, पावर ऐड होती है। एक फॉर्मूला होता है x की पावर m की होल पावर n, तो क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है बड़े भाई। देखो ध्यान से, तो -9 और -11 मिलके क्या हो जाएगा, -20, गलत है क्या, अरे वो देखो ना, m प्लस n, देखो 10 की पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो यहाँ से क्या आ गया 6.67/9 इंटू 10 की पावर -20। मैंने कहा -20 अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कहूंगा इसको -10 की होल पावर +2 लिखूंगा, गलत है क्या। अब ये किसी भी वैल्यू का स्क्वायर होगा तो बाहर चला जाएगा, इंटू 1.67 10⁻27, वैल्यू को छोड़ दो, अब सिर्फ मैं लिखूंगा क्या, ऑर्डर, तो 10 की पावर -10 बाहर आ गया, और यहाँ क्या है 10 की पावर माइनस, ये कितना हो जाएगा बताओ, 10 की पावर -27 और -10 माइनस, जरा इसको देखो और पीछे देखो, देखो जरा, कोई ऑप्शन और है करीब, तो एग्जाम में एग्जामिनर जानता है कि कोई कंफ्यूजन होगी, तब भी ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं जो आसपास हो। कहीं 27 दिखा तुमको, 27 में गलती कर ही नहीं सकता बच्चा, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देगा तो वो बी तक पहुंच जाएगा, समझ में आया। तो नीट का एग्जामिनेशन एक साइकोलॉजिकल पेपर होता है, डिफिकल्टी नहीं होती, सिर्फ घुमाते हैं आपको, इतना घुमाएंगे कि आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं। कब आया है 2017 में, अभी तो पेपर इतने आसान आ रहे हैं कि क्या ही बोला जाए, लेकिन पहले आए हैं कुछ क्वेश्चन जो अच्छे हैं, ठीक। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आइडेंटिकल चार्ज है, सस्पेंड कर दिया एक कॉमन पॉइंट से बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कितनी है l, वेरी गुड, आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस d, पहले शुरुआती में उनके बीच दूरी कितनी है d, अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, उनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है, लाइक चार्जेस है, तो और फिर कहते हैं द चार्ज बिगिन टू लीक, मतलब चार्ज उन दोनों चार्ज की जो वैल्यू है वो घटने लगती है, ठीक है, लीक होने लगता है एट ए कांस्टेंट रेट, और बराबर दोनों जो आपके, देखो ऐसे ठीक है, दोनों जो चार्ज आपके हैं, एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, इस पर मान लो पहले कितना है प्लस कैपिटल Q, इस पर भी कितना है प्लस कैपिटल Q, इनके बीच दूरी कितनी मान लेते हैं x, या क्वेश्चन में दिया है, नहीं d दिया है तो d लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है d, ठीक। अब ये तो शुरुआत में है, फिर मैंने कहा कि अब दोनों पर चार्ज के लोग घटने लगेगी, मैंने कहा दोनों पर बराबर घटेगी, जितना इस पे घटेगी उतना ही इस पे घटेगी, मतलब हर समय पर जितना चार्ज A पर रहेगा उतना ही चार्ज B पर रहेगा। जिस रस्सी से कनेक्ट किया गया उसकी लंबाई कितनी है L, यहाँ तक कोई दिक्कत। चार्ज की वैल्यू घटेगी तो उससे क्या होगा सर, इनके बीच का जो रिपल्शन है वो भी घटने लगेगा, जिससे कि ये हो सकता है करीब आने लगे, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं, as a result the sphere approach each
ईच अदर, मतलब वही जो मैंने बात कही कि क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगे और किस वेलोसिटी से, एक v वेलोसिटी से आने लगे। तो कह रहे हैं v वेरीज एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर। तो कह रहे हैं कि बताओ v और उनके बीच की दूरी का क्या संबंध होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इनिशियल है, यहाँ लिख देता हूं इनिशियली, यानी कि जब समय क्या है 0। अब मैंने कहा कुछ समय बाद, आफ्टर टाइम t, नया डायग्राम बनेगा। मैंने कहा अब उनके पास कुछ नया चार्ज होगा, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर प्लस स्मॉल q। मैंने क्या लिख दिया? स्मॉल q। स्मॉल q का अर्थ क्या हो गया कि इस पे चार्ज अब कम हो गया, इस पे भी प्लस, ठीक है। अब क्योंकि छोटा सर्कल बना दिया था इसलिए अब इनके बीच दूरी मैंने कहा कि अब बदल गई। अब मान लो कितनी दूरी रह गई x, और यहां से यहां तक वो v वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आया। कुछ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं। तो जरा मुझे बताइए क्या इसका इक्वेशन आप लिख सकते हैं, स्टार्टिंग का और बाद का? कुछ ट्राई कर सकते हैं हम लोग? करिए, ट्राई करिए, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले बनाएंगे FBD। क्या बनाएंगे? FBD, जैसे हमने पढ़ाया था इक्विलिब्रियम के अंदर। तो क्या मैं, चलो नया डायग्राम बना देता हूँ अगली साइड पे, ठीक है। अब मैं फिर से एक नया डायग्राम बनाऊंगा और यही सॉल्व करूंगा। क्वेश्चंस तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। ठीक, दो आइडेंटिकल मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हर समय दोनों पर जो चार्ज रहेगा वो बराबर ही रहेगा, ठीक है। मैंने कहा इनके बीच की इस समय दूरी कितनी है? x है। मैंने कहा इस समय अगर यहाँ से एक लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे तो एक दूरी बन जाएगी आपकी x/2 और इधर बन जाएगी x/2। मैंने कहा ये एक एंगल बनाएगा किससे? रस्सी से, जो भी कितना हो सकता है? थीटा। इस रस्सी की लंबाई कितनी है? l। कितनी है? l। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए मैं इक्वेशन लिखना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा FBD। तो मैंने इस चार्ज को उठाया, मैंने कहा इस चार्ज पर एक रस्सी कनेक्टेड है जिसमें क्या हो सकता है? एक तनाव होगा, ठीक। इसका कुछ मास हो सकता है जो नीचे की तरफ इसके एक लग जाएगा mg। इसके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स होगा, तो यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्योंकि ये कोण पर है, अगर ये कोण यहाँ से ये थीटा बना रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अगेन t cos, यहाँ पर भी कितना होगा? थीटा। ये बन गया t cos थीटा और यहाँ पर बन जाएगा t sin थीटा। क्या यहाँ तक FBD में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं। मैंने बस बेटा डायग्राम बनाने के लिए इस चार्ज को यहाँ बना दिया है, बाकी जो भी है वो यहाँ पे जो लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। चाहे तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी समय t cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? mg, ठीक, और t sin थीटा बराबर हो जाएगा Fe, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर दो को हम एक से भाग दे दे तो बन जाएगा tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? Fe अपॉन mg। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या किसी को इसमें? आराम से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो, तो अच्छा ये बताओ कि अगर मैं चाहूं, tan थीटा का फॉर्मूला याद है आपको? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस के नियम के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म कर लूं, मैं कहूं ये बिंदु क्या है आपका? ये O है, मिड पॉइंट, ठीक है। इसको A बोला था मैंने, इसको B बोला था, इस बिंदु को बोल देते हैं C। तो एक ट्रायंगल बन के निकल जाएगा जिसमें क्या होगा? ये हो गया बिंदु O और ये हो गया A। इसके बीच की दूरी कितनी होगी? x/2। ये वो थीटा हो गया। थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? थीटा के सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये क्या है आपका? लेंथ है। और ये क्या हो गया आपका? ठीक, हाइपोटेनस। और थीटा से लगी हुई भुजा को क्या कहते हैं हम? बेस। कोई दिक्कत? तो इस बेस को निकालना हो तो पाइथागोरस के हिसाब से b = क्या हो जाएगा? √l² माइनस x/2 का होल स्क्वायर। कुछ गलत किया गया मैंने? ये परपेंडिकुलर है ना? ठीक, वेरी गुड। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x/2 डिवाइडेड बाई √l² माइनस x²/4। क्या भाई कुछ गलत कर दिया मैंने? नहीं, ठीक है, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? ठीक है, वेरी गुड। तो अगर हम चाहें यहाँ पर
हम अगर यहाँ पर कह देते हैं कि जो आपकी x की वैल्यू है, ठीक है, वो बहुत कम है, मैंने क्या बोला, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन l के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी होती है। जैसे मैं सिखाता हूँ तुम लोग को, तुम्हें पता है ये बात, जैसे 0.1 है, ठीक, एक संख्या है, 0.1 का जरा स्क्वायर करो, मान लो ये x था, जरा इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा, 0.01। समझ में आया? क्या ये वैल्यू बहुत छोटी है जिसको हम छोड़ सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक बहुत छोटी वैल्यू को अगर बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, देखो ना यहाँ पर क्या है, 4 है, तो क्या होगा, ये और छोटी वैल्यू देगा। पता है कि नहीं पता है? भाग देना मतलब किसी चीज को तोड़ना, ठीक, तो 0.01 को कितना तोड़िएगा, 4 बार तोड़िएगा तो ये और बहुत छोटी वैल्यू में चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब है कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि x की वैल्यू बहुत कम है l के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, हम जब भी 1 डिग्री, सुनो ध्यान से, मैं सिखा रहा हूँ, एकदम सीखते जाना, जब भी डिग्री माने पावर अगर 1 से ज्यादा होती है, कोई भी संख्या जो 0 से छोटी हो, जैसे कि माफ करना, 0 से नहीं छोटी हो, मतलब बहुत छोटी हो, दशमलव में हो, ठीक है, तो 0 से बड़ी है 0.1, ठीक, वो उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटी वैल्यू आती है, तो फिजिक्स में उसको हम कहते हैं निग्लेक्ट कर दिया। क्या कहते हैं? निग्लेक्ट करने मतलब इसको हम मान सकते हैं कि ये क्या है, 0। और जब हम ऐसा करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ, x/2 और अपॉन में अंडर रूट l², है ना, l बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x/, क्या आ जाएगा, x/12। क्या हम इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, ठीक है। इसका इस्तेमाल करना, इसको वेस्ट मत करना, इतना स्लो कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना स्लो से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाए, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां से हो गया आपका x/12, मैं इक्वेशन नंबर डाल देता हूं, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख दूंगा कि फ्रॉम 3 एंड इक्वेशन नंबर 3 और 4 की मदद से, ठीक है, समझ में आ रहा है? इक्वेशन नंबर 3 और 4 की मदद से हमें ये समझ में आता है x/12 क्या आ गया, Fe/mg। अब जरा Fe बताओ क्या होगा। अरे 2 चार्ज थे तो उस समय हमने क्या मान लिया, स्मॉल q, ठीक है, kq² अपॉन क्या आ जाएगा, x² और mg। गलत है क्या? अरे इसका डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो kq² अपॉन x² mg आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया, x/12। मुझे x का रिलेशन चाहिए, ध्यान से देखना, तो मैं कह सकता हूं x³ इज इक्वल टू kq² 2l अपॉन mg। गलत है कुछ क्या? ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा कि यहां समझ में आता है कि x³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q²। अब कहो कैसे, यहां पे लिखूंगा सिंस k, 2l, mg इज कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू बदलेगी क्या? अरे भाई लंबाई रस्सी की सेम रहेगी, ठीक, k 9 10 पावर 9 ये कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, g कांस्टेंट। बदल क्या रहा है, बार बार सब लिखा गया है कि चार्ज लीक हो रहा है, मतलब चार्ज घट रहा है, तो चार्ज इज अ वेरिएबल, और जब भी आपका संबंध होता है तो वेरिएबल्स के बीच में होता है, दूरी घट रही है, q भी घट रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो समझ में आता है q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है इसका, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो पावर कितनी हो जाएगी, x³ की पावर 1/2। पता है कि नहीं, ये भी सिखा देता हूँ, अगर कभी भी स्क्वायर रूट है तो उसको पावर में 1/2 लिखते हैं, ठीक है। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या मिल गया, एक संबंध मिल गया, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर 3/, ठीक। अभी मामला खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ। तो हमने कहा कि चार्ज घट रहा है, तो यहां से अगर dq/dt करते हैं
और मैंने फिर से सिखाया हुआ है कि d किसी भी राशि के आगे लग जाए, किसी भी क्वांटिटी, माफ करना, किसी भी क्वांटिटी के आगे लग जाए, इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है ना, चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। लेकिन अगर dq by dt कर दिया तो क्या कर देगा, रेट ऑफ चेंज को यहीं आगे लिखूंगा, फिर अब देखो नोट्स बना लेना वीडियो में देख करके, फिर यहीं लिख दूंगा मैं, रेट ऑफ चेंज यानी कि दर को रिप्रेजेंट करता है कि चार्ज समय के रिस्पेक्ट में कितना बदल रहा है, ठीक। तो dq by dt क्वेश्चन में दिया गया है कि चार्ज इज चेंजिंग, तो वही उसी का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इधर भी क्या जाएगा, d by, अब यहाँ क्या करोगे बताओ जरा मुझे, d by dt of x की पावर 3/2, ये हो गया, ठीक। अब सीखने की बात है, यहीं से दिक्कत शुरू होती है सवाल में, क्योंकि बच्चे अब डिफरेंशिएशन आपको हमने पढ़ाया हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, फिर से पढ़ाएंगे, ठीक। लेकिन अगर नहीं आता है तो क्या हम पढ़ाई छोड़ देंगे क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये अभी 1 सेकंड में सिखा देते हैं। एक ही फॉर्मूला पढ़ना है बस, याद रखना d by dt लिखा हुआ है, तो याद रखना ऊपर जो भी होगा वो भी t का ही फंक्शन होना चाहिए। अब मैं इक्वल टू पे लगा रहा हूँ, मुझे पता है प्रोपोर्शनलिटी में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इक्वल टू पे भी किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट हम लेंगे नहीं। तो चलो हम प्रोपोर्शनलिटी वापस से कर देते हैं, यहाँ क्या है, x की पावर कितनी है, 3/2, लेकिन जो फॉर्मूला पढ़ा है हमने, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, वो क्या है, d by dx of x की पावर n की वैल्यू होती है n into x की पावर, मैच कराओ, ऊपर x है नीचे भी x है और x की पावर अगर n है तो उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं यानी कि दर निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, तो होगा n into x की पावर जो भी थी उसको 1 से घटा दो, ठीक। लेकिन फिर से देखते हैं, अरे सर यहाँ x और यहाँ t है तो यहाँ तो ये काम करेगा नहीं, करेगा, कैसे करेगा देखो। तो यहीं से कहते हैं एक और फॉर्मूला लिखो, चेंज ऑफ वेरिएबल, कह रहे हैं कि जब वेरिएबल हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं और जो नीचे है वो अलग अलग है, तो कैसे उसको बदल के अपने काम का बनाएं, तो उसको कैसे करेंगे, जैसे मान लो d by dt of x लिखा है, ठीक है, लेकिन हमको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, हमने कहा कुछ मत करो, dx से मल्टीप्लाई कर दो और dx से डिवाइड, dx से मल्टीप्लाई कर दो dx से, इसका मतलब ये दोनों कट के बन जाएंगे, वापस ऐसे मिल जाएगा। लेकिन क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होगी, बस एक dx by dt एक्स्ट्रा मिलेगा, समझ में आया। और dx by dt भी हमें पता है, x क्या है दूरी, t क्या है समय, अरे जब भी दूरी बदलती है समय के रिस्पेक्ट में, समय के हिसाब से, अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम एक फॉर्मूला पढ़ा था, अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, है ना, कहते थे कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, क्या होता है, होता है कि नहीं होता है, अरे यहाँ से तो काम बन गया, तो ये इसका मतलब है कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ d by dx of x की पावर 3/2 गुणे dx by dt, अरे ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तो वेलोसिटी है, और किस वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं ये सवाल में लिखा हुआ है भैया, कहाँ लिखा है, सवाल में, क्या लिखा हुआ है कि दोनों जो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी कितनी है, v, हो गया सवाल खत्म। तो इसका मतलब है अगर मुझे ये n दिखने लग गया तो 3/2 into x की पावर 3/2 ऐसे करोगे कितना आएगा, 1/2 into v, दिखा कि नहीं दिखा, अभी पूरा आंसर दिखाते हैं, देखते जाना, क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आप डरते हो, और 98% बच्चा जो क्या देता है फिजिक्स कठिन है, क्योंकि वो इन छोटी छोटी बातों को भूल जाता है, और आधे ज्ञान से क्वेश्चन सॉल्व करोगे और फिर कहोगे कि अरे बेकार है, फिजिक्स ही बेकार है, फिजिक्स नहीं बेकार है भैया, बेकार है आधा ज्ञान, ठीक है। मैंने क्या किया, n into x की पावर n minus 1 into dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी, समझ में आया। अब ये बन जाएगा आपका d/2 x की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 into वेलोसिटी, समझ में कुछ कुछ आ रहा है। अब अगर रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, ये dq by dt क्या है, कांस्टेंट, तो मैं कह सकता हूं x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा 1 x की पावर 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, अरे ऊपर से नीचे आएगा ना,
क्यों ऐसा कर दिया? क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट संख्या है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, ये दोनों जब कांस्टेंट रहेंगे तो वेरिएबल क्या है? सिर्फ और सिर्फ x। तो किस पर निर्भर करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x की पावर 1/2। देखो जरा ऑप्शन मिला हो। ऐसे इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते, इसका अगर आधा हिस्सा भी समझ में आ जाएगा तो तुम्हें आ रहा है। यहाँ क्या लिखा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ क्या लिखा है? पावर -1/2। अरे यार 1/x की पावर 1/2 को ऊपर लेकर के आओगे तो क्या बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? कौन सा ऑप्शन सही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन 2016 का है। ठीक है, इससे कठिन क्वेश्चन है नहीं। अच्छा, मैंने कहा था कॉलम्स में जितने क्वेश्चन कराएंगे इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं तो पहला क्वेश्चन तो खुश थे ना, आसान था वो। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस अच्छी करा देंगे। अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या लिखा गया है? 2 पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। कह रहे हैं कि उनको एक कॉमन बिंदु से लटका दिया गया। ठीक, और जो स्ट्रिंग इस्तेमाल की गई उनकी लेंथ बराबर है, लेकिन लेंथ दिया नहीं है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने कहा मैं लेंथ L लेना पसंद करूंगा। ले सकते हैं क्या हम? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अवनीश समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा, अवनीश ने आंसर दिया था और मैंने उस टाइम पे कह दिया कि आयुषी ने दिया है। अवनीश नाराज हो गए, कह रहे अरे सर दोनों का नाम ऐसे ही है बेटा, गलती हो गई। अभी मैंने देखा, क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए ये हो, ठीक है। इनके बीच में शुरुआती दूरी कितनी है? r। कितनी दूरी है? r। फिगर दिया हुआ है तो आधी हेल्प तो वैसे ही हो गई। कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं इक्विलिब्रियम सेपरेशन। इक्विलिब्रियम का शब्द का मतलब मैंने क्या सिखाया हुआ है? मैंने कहा है इक्विलिब्रियम कहीं देख लेना, मतलब जो भी, अब इनके बीच में से कूलम्ब फोर्स लग सकता है, तो कूलम्ब फोर्स का रिपल्सिव होने के बाद ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। क्या बोल रहे हैं कि इनकी जो पॉइंट ऑफ जॉइंट है उसको चेंज करके आधे पे कर दो। तो पहले अगर इनकी हाइट कितनी थी? y, तो बाद में कितनी हो जाएगी? y/2। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इनकी दूरी अभी भी सेम रखो, ठीक है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम्स। तो कह रहे हैं कि बताओ कि जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन आसान है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन आसान है। अगर ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो तुमसे बोला गया है कि अब इनके बीच की जो, क्योंकि लेंथ को डिस्टर्ब नहीं किया गया है, ये लेंथ अभी भी कितनी है? L, तो r डैश पूछा गया है। क्या पूछा गया है? r डैश। समझ में आ रहा है? कर सकते हैं, करके दिखाइए, करके दिखाइए, फटाफट ट्राई करिए। नहीं कर पाएंगे तो हम करेंगे। पहले इनके बीच का एंगल कितना मान लो? थीटा। बाद में कितना मान लो? θ1, ठीक है, या थीटा डैश। करो, क्या दिक्कत है? अब बार बार आपको एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार अच्छे से करना आ गया तो आप दोबारा कर लेंगे। तो पहले वाले केस के लिए रटा रटाया हो गया है, ठीक है। ये क्या है? mg, ये क्या है आपका? t sin थीटा, ये क्या है? t cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? fe, है ना। ये तो सीख चुके हो। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में क्लियर है कि भैया Fe अपॉन mg इज इक्वल टू tan थीटा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब ये हो गया तुम्हारा केस 1, केस 1। अब केस 2 डायरेक्टली लिखते हैं, केस 2, ठीक। केस 2 के लिए करो तो क्या आ जाएगा? Fe डैश, मैंने कहा नया फोर्स, अपॉन अभी mg इज इक्वल टू tan थीटा डैश, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? करो।
तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि इस बार जो होगा, देखो अगर इनको हम डिवाइड कर दे या कुछ भी कर लो, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होगा ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, r/2, और बेस कितना हो जाएगा, अपॉन में बेस है, बेस क्या है y, तो मतलब r/2y, ठीक। बट tan थीटा डैश के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम r मान लेते हैं, इनिशियली क्या मान लेते हैं, r, अभी सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। सडनली हमने क्या कर दिया, देखो सुनना ध्यान से, हुआ क्या, सडनली हमने इसको नीचे कर दिया, अभी वो r चेंज नहीं हो पाया, उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ। फिर सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि फोर्स अभी इनके में बढ़ेगा, उसके बाद रिपल्शन होगा ना, फिर जाकर के r डैश रुकेगा। लेकिन मैंने कहा जैसे ही मैंने इस रस्सी को यहाँ उठाया, नीचे लगा दिया, तो मैंने क्या चेंज कर दिया, मैंने बेस की वैल्यू बदल दी। तो उस समय पर, लेकिन जो सेपरेशन है वो अभी भी कितनी रहेगी, r, तो r का आधा करेंगे कितना जाएगा, r/2। क्यों, कैसे, ऐसे ट्रायंगल ऐसे बनता है ना भैया, कैसे बनता है ट्रायंगल, ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, दैट इज r/2। अब हमने बेस को y/2 कर दिया, तो tan थीटा 1 क्या होगा, tan थीटा डैश क्या होगा, ये हो जाएगा फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज योर r/2 एंड बेस इज क्या हो जाएगा, y/2। तो डिवीजन में y/2 2 कहां आएगा, ऊपर, 2/y, 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, r/y, यही तो होगा ना बेटा। ये समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक। जिसको नहीं आ रहा है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, मैंने तुम्हें क्यों ये दिया, क्योंकि अभी मैं इनको डिवाइड करने वाला हूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दूं, इससे फायदा क्या होगा, mg कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, और मुझे एक रिलेशन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, रिलेशन, ठीक है। चल देखो जरा, तो अगर मैंने fe डैश अपॉन mg इज इक्वल टू tan थीटा डैश को डिवाइड कर दिया इससे, fe अपॉन mg इज इक्वल टू tan थीटा से, तो क्या होगा, mg कट गया, ठीक है। fe डैश अपॉन fe इज इक्वल टू क्या जाएगा, tan थीटा डैश अपॉन tan थीटा, ठीक बेटा। fe डैश अपॉन fe इज इक्वल टू क्या जाएगा, tan थीटा कितना आया था, x अपॉन x नहीं था, r अपॉन y था, r क्या था, r अपॉन y, और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, r अपॉन 2y से, ठीक है। अब पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं, तो fe डैश fe इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इंटू 2y डिवाइडेड बाई ry, देखो कट गया, y कट गया, r कट गया, इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि fe डैश तो ये 2 गुना है fe का, fe डैश क्या है, 2 गुना है fe का। इसका मतलब है कि q स्क्वायर अपॉन, मैं मान लेता हूँ r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k q स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। क्या भाई गलत है क्या, ध्यान देखना, जो कट जाएगा काट दो, जो कट जाएगा काट दो। तो इसका मतलब है कि r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, r स्क्वायर बाई 2, तो r डैश इज इक्वल टू, बताओ, r बाई, ये आंसर है, मिला हो जाएगा। Which option is correct? Which option is correct? देखने दो ऑप्शंस क्या हैं। बी ऑप्शन, इसमें गलत लिखा होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, ऑप्शन गलत, टाइपो एरर है, माफ करना, r अपॉन रूट 2 है, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है बस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया तुम्हारा 4 क्वेश्चन आपने करे और आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। कब आया था, 2013 में, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला क्वेश्चन करो। कह रहे हैं 2 पॉजिटिव आयन हैं, ईच कैरिंग अ चार्ज q, ठीक, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, आप मान लो d, ठीक है, लिखा भी तो है डिस्टेंस d, थोड़ा स्पेसिंग नहीं है, डिस्टेंस। इफ f is the force of repulsion between the ions, the number of electron missing from each ion will be, तो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने मिस हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो समझ में आएगा। कहा गया है पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन कैसे आता है, पॉजिटिव पोलैरिटी किसी भी बॉडी पर तभी आती है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। तो कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके मिसिंग हैं, कुछ समझ में आया? ट्राई करिए, कोई बात नहीं, ट्राई करिए, अभी 1 सेकंड में आप कर लेंगे, ठीक है।
कैसे करा जाता है देखो, तुमसे पता क्या पूछा गया है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है ये बोला गया। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है n टाइम्स ऑफ E। तो आपसे पता क्या पूछा गया, n कितना होगा, क्या पूछा गया है, n कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं आधा तो। ठीक है, हम लोग क्या होता है क्वेश्चन समझ नहीं पाते, सोचते हैं कठिन है, अरे भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे कर ही नहीं पा रहे हैं। देखो ये स्टैंडर्ड था जब सीबीएसई पेपर बनाता था, एनटीए के स्टैंडर्ड नहीं, ये सब पुराने क्वेश्चंस हैं। ये आपके तभी है इतने कठिन क्योंकि ये सब पुराने क्वेश्चंस हैं, पहले आते थे ऐसे क्वेश्चंस। ये 2010 का है, क्या है ये 2010। कर लोगे कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ट्राई करो सॉल्व करने का। तो कैसे करोगे भाई, ये देखिए, तो दो पॉजिटिव आयन है ना, तो दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, एक का प्लस क्यू ले लिया और दूसरे का भी प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी कितनी ले ली d। तो F इज इक्वल टू क्या होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो q into q करेंगे क्या आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो इसका मतलब है कि F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, और किसी भी टोटल चार्ज को हम n मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ जितने प्रोटॉन्स दिखेंगे उतने पॉजिटिव चार्ज, उसका मतलब उतने ही नेगेटिव चार्ज मिसिंग होंगे। अगर मान लो 100 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब 100 पॉजिटिव आयंस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 100 इलेक्ट्रॉन आपके डोनेट हुए होंगे। तो पूछा हमसे क्या है, यही बोला गया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने मिसिंग हैं। वो पूछ सकते थे कि कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं, लेकिन वैसे नहीं पूछा, घुमा करके पूछा। तो बोल रहे हैं कितने नंबर ऑफ, इसका मतलब n की वैल्यू आपसे पूछी गई, तो ये n यहाँ उठा करके पुट कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा F, ठीक है, F E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा n e का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, d को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट n स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू F E into 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, चलिए डिवाइड नहीं, डिवाइड बाई e स्क्वायर। ठीक, अब मैं यहाँ से e को हटा दूंगा। ठीक, n पूछूंगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एफ ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई e स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ ऊपर d स्क्वायर भी होगा ना बच्चे, यहाँ ऊपर d स्क्वायर भी होगा। ठीक, यहाँ पर d स्क्वायर होगा। ठीक, अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट f d स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। समझ में आया, क्वेश्चन कठिन नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ समझना, ये वाली बात। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मिला कि नहीं मिला, कि अगर मिसिंग इलेक्ट्रॉन या आपसे मिसिंग प्रोटॉन, तो मिसिंग प्रोटॉन क्वेश्चन कहाँ आएगा, जब नेगेटिव चार्ज होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया। ठीक, या फिर ऐसे कह सकते हैं, मिसिंग प्रोटॉन की जगह ऐसे बोलो, मिसिंग प्रोटॉन होता नहीं कुछ भी, एक्सेस इलेक्ट्रॉन पूछ सकते हैं। जैसे किसी पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब किसी के पास रिक्वायरमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। तो क्वेश्चन बन सकता है, इसी का दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके भी पूछ सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग two exactly equal positive charge, the system of three charges will be in equilibrium if q is equal to, ये डायरेक्टली नोट से आ गया। आप बताइए यहाँ पर कैसे करेंगे, डायरेक्टली नोट से क्वेश्चन आ गया है। अगर आप चाहेंगे तो अभी सॉल्व करो, सॉल्व करके दिखाओ, करो। चार्ज है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं इसको, इतना भी एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। Which option is correct? First, second, third, fourth? नहीं, गलत है बेटा तुम्हारा। दो है सर, दो है ना, एक चार्ज हो गया ये आपका प्लस क्यू, एक हो गया आपका ये प्लस क्यू। इनके बीच में दूरी कितनी मान लें, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं r। इनके बीच में कहीं प्लेसमेंट होगी, अब किसी एक तरफ से उसकी दूरी x मान लें। हमने इसके लिए डायरेक्टली आपको एक फॉर्मूला बना करके दिया हुआ है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसका नेचर हमेशा नेगेटिव टाइम्स होगा, और कितना होगा ये आप देख लीजिए, आपके पास फॉर्मूलेस पड़े हुए हैं, नहीं आता तो निकाल लीजिए। तो आंसर होगा -q/4। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बिकॉज ये नोट से आया हुआ है यार। नोट्स में हेडिंग बता देता हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ
फ्री चार्ज सिस्टम, ये हेडिंग है, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, कर सकते हैं, ठीक है। यस अवनीश ने सारी चीजें सही करी है, वेरी गुड बेटा, तुम सही जा रहे हो, ठीक है। लेकिन बच्चा वो आर तुमने लिखा हुआ r√3/2 वो गलत है, उसको सही कर लेना बस, बाकी तुम सही बता रहे हो सब, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस अभी आपके हैं नहीं जो आपके कोई स्पेशल क्वेश्चन हो। जितने क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाए हैं, ठीक है, इतने से आपके जितने भी कूलम्स लॉ के ऊपर हैं, ठीक, वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक। फिर भी अगर कोई एडिशनल क्वेश्चन होता है तो मैं आपको इसमें अभी देखता हूँ, कराता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन जो है, ये सारे बहुत आसान है, जल्दी जल्दी करा देंगे, ठीक है। देखो इसको कैसे करें, पढ़ो। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट चार्ज है +4q -q और +4q केप्ट ऑन x एक्सिस एट पॉइंट्स क्या है, x = 0। इसका मतलब सिंपल है, एक x एक्सिस बना लो। क्या बनाओगे, एक x एक्सिस, ओरिजिन कहाँ है, x = 0, ठीक। फिर x = a है और x = 2a, x = क्या है ये, इसको मतलब ये मिड पॉइंट है, ठीक। पहले क्या रखा हमने, +4 टाइम्स ऑफ q, ठीक। फिर रखा हमने -q, फिर क्या रखा, यही तो है ना भैया, ठीक। कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। अब कह रहे हैं कि बताइए कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो कह रहे हैं ओनली -q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, none of the charges is in equilibrium, all the charges are in unstable equilibrium, all the charges are in stable equilibrium। अगर यार पढ़ा होगा, ठीक है, अगर पढ़ा होगा तो आप तुरंत कर लेंगे, बताइए। डी लग रहा है तुमको, कैसे स्टेबल कैसे हो गए सारे के सारे, बीच में सर इक्विलिब्रियम के लिए एक सर बीच में होना चाहिए। ये तो समझ में आता है कि इसको ये खींच रहा है, इसको ये खींच रहा है, ठीक। लेकिन कहां से स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो गया, आप इसको ना पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। लिखिए पहले सबको, सबका इक्वेशन लिखिए, हर एक चार्ज पे फोर्स निकालिए। फोर्स एट ए, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, ऐसे करो, सॉल्व करो। फोर्स एट ए क्या होगा, के Q1 Q2 जो बनेगा पहला पेयर आप ये बना लो, चाहे आप ए भी बना लो, ये डिस्टेंस हो जाएगी ए, ये हो जाएगी 2a, ठीक। तो एक बन जाएगा आपका 4q × -q, ठीक, अपॉन क्या आ जाएगा a² प्लस क्या बनेगा बताओ, क्या आ जाएगा ये बताओ, k 4q × 4q अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 2a का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जाएगा k × 4q² अपॉन a², देखते हैं ना ध्यान से, प्लस ये भी, ये जो होगा ये माइनस में होगा बिकॉज ऑफ -q, लेकिन ये क्या होगा k × 4q² अपॉन, देखना ध्यान से, मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया अभी देखना, हो जाएगा 4a², ये 4 को कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। नेट फोर्स ऑन a विल बी 0, नेट फोर्स ऐसे ही b के ऊपर कितना आएगा 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ लिखेंगे, सिमिलरली करके देख लेना, हम बता दे रहे हैं, सिमिलरली नेट फोर्स ऑन b एंड नेट फोर्स ऑन c इज इक्वल टू व्हाट, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में तो है, ये तो समझ में आ गया कि हमारा ऑप्शन नंबर बी चला गया और ओनली वाला ऑप्शन भी चला गया। अब ये दो में से डिसाइड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये सुन लो ध्यान से और समझ में भी आ जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर नेट फोर्स 0 है और अगर उसको वापस से आपने कहीं खसका दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो वापस से अपनी जगह पर आने के लिए सक्षम है, खुद वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हमने डिस्प्लेस किया तो वो वापस नहीं आएगा, वो जिस दिशा में तुमने छोड़ दिया उस दिशा में वो चला जाएगा, इसी कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो देखते हैं ये एक्टिविटी करके। अगर सोचो मैंने इस माइनस को खसका दिया, ठीक, माइनस को खसकाऊंगा तो क्या होगा, ये देखो ध्यान से, -2 को खसका दूंगा तो पहले तो ये वैल्यू बदल जाएगी बिकॉज डिस्टेंस बदल जाएगी,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो हमने इसको 2a है तो हमने इसको x ये a पर है तो हमने प्लस क्या कर दिया a/2 बढ़ा दिया, तो a + a/2 की जगह 3a/2। अभी 3a/2 हो जाएगी, ये वैल्यू अलग हो जाएगी और ये तो अभी भी उतनी रहेगी, तो ये क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं। तो क्या ये वापस आ सकता है? नहीं, क्योंकि जैसे ही -p से करीब जाएगा ये ताकतवर हो जाएगा, ये इसको खींच लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वापस आने का चांस नहीं है। तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? समझ में आया क्या? ऐसे देखा जाता है, ठीक। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम लगाने वाले बहुत होंगे और सारे गलत करके आएंगे, ये होता है अनस्टेबल, ठीक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम in a circular orbit of radius r, the coulomb force between the two is, बताओ भैया कितना आसान है। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको न्यूक्लियस वाली बात बताई थी कि नहीं बताई थी? अगर आपने वो पढ़ी सुनी तो आप कर लेंगे, और नहीं पढ़ा और नहीं सुना तो नहीं कर पाएंगे। चलिए ट्राई करिए, फटाफट करिए। आई होप कि ये पीछे वाला क्वेश्चन इसमें रिकॉर्डिंग में आया, मुझे याद नहीं कि मैंने पॉज कब कर दिया। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, ठीक। चलिए ये देख लेते हैं, अगर मिस हो गया होगा तो कमेंट में कर देना, हम कर देंगे इसको दोबारा एक्सप्लेन। मुझे लगा वो रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है भैया, मूव करता है, तो आउटर शेल में होगा और बीच में क्या होगा, एक न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन के पास क्या होता है भाई, बताओ? एक ही होता है, पॉजिटिव। तो प्रोटॉन तो यहाँ जाएगा, टोटल चार्ज कितना जाएगा, +e। इलेक्ट्रॉन यहाँ शेल में है, इनके बीच दूरी कितनी है, r। अब क्योंकि ऑप्शंस में वेक्टर है तो ये हो जाएगा एक r पोजीशन वेक्टर, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कह रहे हैं इनके बीच फोर्स बताओ, तो अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो k q1 q2 अपॉन r², ये तो होगा। q1 क्या हो गया, प्रोटॉन पॉजिटिव, और q2 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो फॉर्म में फोर्स क्या हो जाएगा, k e into e, और बाहर क्या जाएगा, माइनस, अरे +g और -g है भाई, और नीचे क्या जाएगा, r²। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो ये जाएगा -ke² अपॉन r²। पहले ये देख लो, ठीक नहीं है, ठीक, एक ही में है लेकिन यहाँ पर प्लस में दिया हुआ, ये क्या है, यहाँ एक प्लस है तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये भी गलत हो गया, क्यों, पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता, ठीक। आएगा क्या, नेगेटिव। तो अब इन दोनों में से देखना है, ठीक। इन दोनों में से देखना है तो जो बच्चा पढ़ रहा है मुझसे वो इसको ऐसे ही काट देगा, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर को ओपन करते हैं तभी तो मिलता है एक वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तभी तो r²r³ बनता है। यहाँ क्या है, यूनिट वेक्टर। तो ऑप्शन कौन सही है, आंख बंद करके प्रूफ कर देते हैं, कोई बात नहीं, प्रूफ कर देंगे। तो अगर हमें वेक्टर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक। तो इस यूनिट वेक्टर में आगे क्या करेंगे, ke² r वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, r² into r, दैट इज इक्वल टू -ke² r वेक्टर अपॉन r, ठीक। प्रूफ हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट कितना है, k, यानी कि कैपिटल K ही वो एप्सिलॉन r है जो मैं पढ़ाता रहता हूं। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज, बताओ कितना होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। कह रहे हैं बस दो चार्जेस रखे हुए थे, अब उनको हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया किसी एक मीडियम में, क्या कर दिया, एक मीडियम में प्लेस कर दिया। तो पहले और बाद का निकाल लो। तो एक रिलेशन यहाँ पढ़ाया था मैंने, बाद में मीडियम अपॉन ये फोर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 1/k। अगर f अपॉन f' कर दोगे तो क्या आ जाएगा, k, ठीक है। यही तो है, ये f क्या है, जब मीडियम क्या है, मीडियम एयर है ना, और ये क्या है, जब मीडियम आपका अदर देन एयर है। यही तो पढ़ाया था मैंने। फिर भी जिसको नहीं आता है, f इक्वल टू क्या जाएगा, k q1 q2 अपॉन r², k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r², ठीक। लेकिन f डैश क्या हो जाएगा, बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, या फिर k, कैपिटल K लिख सकते हैं। तो कैपिटल K पसंद है तुम लोग को, लोअर कैपिटल K, ठीक। फिर q1 q2 अपॉन, यही तो है ना, दोनों को डिवाइड करोगे तो f अपॉन f डैश कर लो। ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर डालो 1/4π0 कट जाएगा, q1 q2 कट जाएगा, r² कट जाएगा, बचेगा क्या 1/k है, ही तो बचेगा। देखो ना ये 1/1/k k कहां चला जाएगा ऊपर, कहां पहुंचोगे, समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर हमसे किसी ने पूछ दिया f डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 1/k टाइम्स ऑफ f, यही तो होगा ना, ऊपर किया है हमने, ठीक। इसका मतलब है कि इंक्रीज कर रहा है, जब ये डिवीजन में जाता है तो फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने टाइम डिक्रीज कर रहा है, k टाइम्स। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, कोई दिक्कत। चलो एक क्वेश्चन और है, वो भी कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। इससे वाला क्वेश्चन है नहीं। The acceleration of an electron due to mutual attraction between the electron and the proton when they are at separation of, ये देखो अब यहाँ पता है सिर्फ यूनिट सब खेला गया है, ठीक है। देखो अब ये 1.6 एंगस्ट्रॉन लिखा हो गया है, बहुत स्मॉल सेपरेशन से कन्वर्जन होता है मीटर में करना पड़ेगा, ठीक। अब बताइए, कह रहे हैं बताइए कितना होगा एक्सेलरेशन, तो कह रहे हैं ऑर्डर, यहाँ कुछ ऑप्शन देखो, वैल्यू निकालनी है क्या, नहीं, सिर्फ हमें ऑर्डर चाहिए, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो हमें मिल जाएगा। करके बताओ, बताओ करोगे क्या, ट्राई करोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया इतने क्वेश्चन करने से, करो ट्राई। तो जिन बच्चों को नहीं आता है एंगस्ट्रॉन से कैसे 1.6 एंगस्ट्रॉन से मीटर में कैसे करेंगे, तो 1.6 10⁻10 से मल्टीप्लाई करो, क्या करोगे 1 एंगस्ट्रॉन = 10⁻10 मीटर। ओके, कन्वर्जन आ गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ k q1 q2 अपन r² लिखना है। तो F = क्या हो जाएगा, k कितना होता है k, फिर क्या हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या हो जाएगा e² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको प्लस लिख सकते हैं, यहाँ मॉड लगा देते हैं, तो हो जाएगा e² अपॉन क्या हो जाएगा, सेपरेशन इसका जितना भी ले लो r² मान लिया हमने, ठीक। और r की वैल्यू कितनी है, ये r ही तो दिया हुआ है, r = 1.6, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9, और e कितना होता है 1.6 × -19 × 1.6 × -19, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो r का स्क्वायर है यानी कि 1.6 × 10⁻10, अब स्क्वायर कर रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, यही तो है। और क्या बोला गया है भाई, बताओ एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमने पहले फोर्स निकाल लिया और न्यूटन का नियम यूज कर लेंगे। फोर्स अपॉन मास क्या होता है, देखो न्यूटन के नियम के हिसाब से F = क्या हो जाएगा, मास अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा F/me = एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक। तो अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं, मैंने क्या बोला, मास से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, मुझे सीधे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो एक्सेलरेशन = क्या आ गया 9 × 1.6 × 1.6, मैं सारे 10 की पावर को अलग कर लूंगा और वैल्यूज को तो मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे ऑर्डर चाहिए, और ठीक है। और नीचे क्या है भाई, देखो 1.6 × 1.6, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है, कोई गलती तो नहीं हो रही है मुझसे, हाँ सब परफेक्ट चल रहा है। यहाँ क्या है 10 की पावर +9 × 10 की पावर -90 × 10 की पावर -90, है ना, कितना आसान कर दूंगा। फिर देखो ये कट गया, अभी फोर्स लिखा है, मास नहीं लिखा हुआ है। फिर नीचे कितना 10 की पावर -10, ठीक, 10 की पावर -10। अभी क्या है, मास चाहिए, मास कहाँ है 9 × 10 पावर क्या आ गया इनटू 9 × 10 पावर -30। ओके, अब देखो ये 9 से कट गया, सारे 10 की पावर वाली बची कि नहीं बची, कितना आसान था ये। तो एक्सेलरेशन = देखो +9 और -19 बचेगा -10, -10 और -19 कितना हो जाएगा -29। अब देखो नीचे करते हैं, देखते हैं ध्यान से, तो 10 की पावर -29, ऊपर सॉल्व कर लिया, अब नीचे आए -10 -20 और -20 और -7 हो जाएगा -51, ठीक। नीचे कितना आ गया -51, ऊपर ले आओ क्या हो जाएगा 10 की पावर -29 × 10 की पावर +51, जरा करो कितना आएगा। कितना आएगा 22, कितना आ जाएगा +51 -51 से 29 आएगा, कितना आएगा 22, 10 की पावर कितना आ गया +22,
यही इसका आंसर है। समझ में आया क्या? हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ने प्रीवियस ईयर के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे सारे कर लिए हैं। ये जो सेशन देख लेगा उसका काम हो जाएगा, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ के सारे पीवाईक्यू तुमने कर लिए। अब अगली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जब वो थ्योरेटिकल टॉपिक पूरा कंसेप्ट बिल्डअप हमारा हो जाएगा तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, वी विल सॉल्व पीवाईक्यू, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।